अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद कोई भी बुक वर्क या अभ्यास कार्य करते हैं तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनका आपको उच्चारण करना है। आप मेरे उच्चारण करने के बाद अपनी वीडियो को रोककर एक बार इनका उच्चारण जरूर कीजिए। ऊपरी, अधा, उच्चई, निच्चई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। यह सभी आपके अव्यय पद है। आप इनके अर्थ भी जान लीजिए। ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, उच्चई ऊंचे, निच्चई नीचे, बहि बाहर, अलम यह निषेध रूप में होता है, बस करो, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः दोबारा, कुत्र कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस प्रकार आप इनका उच्चारण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा ये आपकी जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये आपकी मंजूषा कहलाती है। मंजूषातः यानी मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। वैसे तो ये कार्य मैंने किया हुआ है, फिर भी आप इनको समझ लीजिए, क्योंकि जब हम अपने प्रश्न को समझ लेते हैं तो फिर वह किसी भी रूप में आए या उनका स्थान परिवर्तन हो जाए, हम उनको आसानी से कर लेते हैं। वृक्षस्य ऊपरी खगः वसन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधा श्रोताराः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, सभी छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनिए। यहाँ पर आपकी बहुत सारे पद दिए हुए हैं, उनमें से जो गलत है उसको आपको चुनना है। पहले में देख लीजिए, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ये आपके सही है गमन्ति, क्योंकि जो आपकी गम धातु होती है उसके रूप गच्छ में चलते हैं। यदि यहाँ पर सही लिखा होता तो गच्छन्ति होता, इसलिए ये गलत है, तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको मैं आपके शब्द रूप में नियम बताती हूँ कि यदि आपके शब्द में रा, री और श षटकोण दिखाई देता है तो वहां पर आप ना के स्थान पर अणा का प्रयोग करेंगे। यह सभी आपके तृतीय विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। गजेन, क्योंकि गज में रा, री और श कोई भी वर्ण नहीं है, फिर भी वहां पर अणा का प्रयोग हुआ है, तो यह गलत है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लतिया, मातिया, रमिया, निसिया। ये आपके आकारांत स्त्रीलिंग है, और बीच में जो मातिया है यह आपका ऋकारांत है। ऋकारांत की तृतीय विभक्ति में मात्रा पद बनेगा, ना कि मातिया। यह गलत है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें भी आपका मातृ जो शब्द है वह गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, जो आपका सेवती पद है यह गलत है, क्योंकि सेव धातु आपकी आत्मनेय पद में होती है, उसका प्रश्नपदी में रूप नहीं बनता है। यदि इसका शुद्ध रूप करेंगे तो सेवते बनेगा, तो यह गलत है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा जो आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको अपने दिए हुए शब्दों के समानार्थक यानी जो समान अर्थ वाले हैं वही पद चुनकर उसके सामने लिखने हैं। वैसे तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए। प्राप्य यानी प्राप्त करके, लब्ध्वा भी आपका
प्राप्त करना ही होता है। कुशलाः, दक्षाः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम और चिकित्सकम, ये आपके समान अर्थक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। वैसे तो उत्तर सामने लिखे हुए हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए। मंचे कति बाल कव्य उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे? इसका उत्तर है चत्वारः यानी 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहा था? श्रोतारः यानी जो श्रोतागण थे वह शोर कर रहे थे। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य की प्रस्तावना करता है या काव्य सुनाता है? आधुनिकम वैद्यम यानी आज के वैद्य को। तुंदिलाः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, जो तुंदिल था वह किसके ऊपर हाथ फेर रहा था? तुंदस्य यानी अपनी तोंद के। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है शरीराणि यानी यह शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए? इसका उत्तर है ऋणम यानी उधार लेकर भी हमें घी पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूरितं कुरुत। मंजूषा जो आपकी हेल्प बॉक्स दी हुई है उसमें से सही पदों को चुनकर उनको सही स्थान पर, जो आपके रिक्त स्थान बने हुए हैं उनमें सही स्थानों पर भरने के बाद ये कहानी आपको पूर्ण करनी है। मैंने ये कार्य किया हुआ है और जब मैं आपको यह पूरी कहानी दिखाऊंगी तो आपकी मंजूषा आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप अपनी मंजूषा में आए हुए शब्दों को एक बार पढ़ लीजिए। नासिकायामेव वारम वारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यंजनेन उपविशत खिन्नाः सुप्ताः प्रियः। यह सभी आपके शब्द हैं, इन्हीं को आपको अपनी इस कहानी में भरना है। मैंने कार्य किया हुआ है तो आप अपनी कहानी को देख लीजिए। कहानी के सभी रिक्त स्थान मैंने भरे हुए हैं, आप कहानी को समझ लीजिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नरपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजियत, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदेव एकदा मक्षिका नरपस्य नासिकायाम उपविशत, यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवार्यति सम, तथापि सा पुनः पुनः नरपस्य नासिकायामेव उपविशति सम। तभी एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठती है, जबकि बंदर बार बार उसको पंखे से हटाता था, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही आकर बैठती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम आकरोत, अन्ते सह अंत में उस बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड़ये दूरम गता किंतु खड्ग प्रहारेण नरपस्य नासिका खिन्ना आभवत, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कटकर अलग हो गई। अतः एवोच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचितम, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं है। यह आपकी एक शिक्षाप्रद कहानी है और इसमें जो रिक्त स्थान आए थे वह सभी आपको पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इसको इस प्रकार ही पूर्ण कर लीजिए और अपनी कहानी को एक बार जरूर खुद भी पढ़िए। प्रश्न संख्या 7 है, विलोम पदानि योजत, विलोम पदों को मिलाइए। यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ आपके दोनों ही पद लिखे हुए हैं, इधर आपके सामान्य पद है, इधर आपके विलोम पद है जिनको आपको मिलाना है। अधा, अधा का विलोम है ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै निच्चै, दुर्लभम सुलभम। इनका अर्थ भी जान लीजिए। अधा नीचे, इसका विलोम है ऊपर,
अंदर, विलोम है बाहर, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, उच्चै ऊंचे, नीचे नीचे, दुर्लभम जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आप इनको मिला लीजिए। ध्यातव्यम, यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए कुछ विशेष लिखा गया है तो कहा गया है ध्यान दीजिए। अस्मिन् पाठे अधा अंतः बहि निश्चय पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधा अंतः बहि निश्चय और पुनः यह सभी अव्ययपद हैं। एषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एवमेव रूपम भवति। इन सभी के तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही रूप होते हैं। विकारो ना जायते, इनमें कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं उत्पन्न होता। उक्तंच कहा गया है सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद अव्ययम। सदर्शम यानी एक समान, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो उत्पन्न नहीं होता, जिनमें विकार यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अव्यय कहते हैं या वे अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।